देखो EOQ आ गया आपका कितना, ठीक है 500 क्या पीसेस लिखना कंपलसरी है बाजू में, ठीक है। फिर आपका रीऑर्डर लेवल ये कितना आया, 200 बिना आंसर देखे, ठीक है। देखो बिना आंसर देखे पूछोगे तो ज़्यादा बेटर है ना, सबके लिए बता रहा हूँ। आंसर देख के कि हाँ समझ जाएंगे या हो गया वैसा मत करना। हाँ थर्ड वाला भी कितनी बार निकाले हैं देखो, तो 2 कॉलम नहीं बनाते, पर्टिकुलर्स का एक बनेगा एक EOQ और एक ROQ। EOQ आपने निकाला है 500 पीसेस और ROQ क्वेश्चन में दिया हुआ है 2500 पीसेस कि हम उतना परचेज करते हैं, सेकेंड लाइन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर रीऑर्डर क्वांटिटी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम निकालते हैं, फॉर्मूले से निकाल चुके हैं। अब इसमें हमको 3 खर्चे दिखाना होता है। सबसे पहला टोटल परचेसिंग कॉस्ट, हाँ हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में सेकेंड लाइन में दिया हुआ था कि द कंपनी परचेसेस 2500 पीसेस एट 200 पर पीस। क्या क्या 1250 क्या है, ओह ठीक है मैंने नहीं देखा, यही हाँ 1250। If a 2% discount on price is given for order quantity 1250 pieces or more in a lot, should the company accept the offer? हाँ तो हम 1250 का ही देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक यहाँ लगा देता हूँ और एक मिटा देता हूँ, ठीक है 1250 है। हाँ 2500 तो आपका ए है ना, वो तो एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल है 2500, ठीक है। ROQ 1250 जो कि थर्ड लाइन में ही, थर्ड वाले पॉइंट में ही दिया हुआ था। हाँ इसके बाद आपको 3 कॉस्ट दिखाना होता है। टोटल परचेसिंग कॉस्ट जिसका फॉर्मूला होता है A इंटू परचेस प्राइस, प्राइस लिख देता हूँ बस अभी। हाँ तो देखो A इंटू परचेस प्राइस, A कितना है 2500 है, जो कि दोनों में 2500 रहेगा, A कभी चेंज नहीं होता। किसी भी क्वेश्चन में कितना भी कॉलम बना लो A कभी चेंज नहीं होता, साल भर का कंजम्पशन है भाई, उतना ही रहेगा। चाहे आप एक बार में 500 मंगाओ, चाहे एक बार में 1250, वो जो हम हेडिंग में लिखते हैं वो एक टाइम का होता है, बट साल भर में तो हम उतना ही मंगाएंगे 2500 इनटू परचेज प्राइस जो है वो 200 रुपये है, डिस्काउंट काट के या बिना काटे। हाँ तो मतलब यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जब आप ROQ मंगाओगे यानी 1250 और मोल, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कितने का 2% का। तो 200 रुपये जो प्राइस है उसमें आप माइनस कर दो 2%, तो आया 196। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 196 से, 2500 आया 4,90,000, ये आएगा 5 लाख, ठीक है। सेकंड खर्चा जो हमको दिखाना होता है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला क्या है गजेंद्र, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट सोचो, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दिया है क्या, ओ बिल्कुल दिया है। देखो थर्ड लाइन में ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 रुपये दिया हुआ है, तो दिक्कत क्या होती है हमेशा इसमें कैसा दिया होता है, पर ऑर्डर दिया होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है वो, तो मतलब ओ तो यहाँ लिखूंगा जिसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर से। भाई वो तो है ऑर्डरिंग कॉस्ट है, पर वो एक ऑर्डर का है। अब साल भर में कितने ऑर्डर मंगा गए हो, यानी जो नंबर ऑफ ऑर्डर है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर आता कैसे है, सोचो। हाँ 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 कैसे निकालेंगे, याद करते जाओ फॉर्मूला लॉजिक के साथ, ठीक है। बताओ करण, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालूं, मेरे को वो तो मालूम है, एक ऑर्डर प्लेस करने का जो कॉस्ट है वो मालूम है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर, वो कैसे आएगा, मतलब पूरे टोटल निकालेंगे। हाँ तो मतलब छोटा सा एक फॉर्मूला है ना, क्वांटिटी तो आता है,
कैसे आता है, क्या ऊपर मतलब इसको किससे डिवाइड करेंगे वो सोचो। हाँ भूलना नहीं है। हिमांशु कैसे आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर? बिल्कुल ए अपॉन क्यू करने से आता है भाई। ए मतलब क्या होता है? एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, साल भर। देखो अब वैल्यू पुट करके समझाते जाता हूँ, ध्यान से देखो सब लोग सामने। लॉजिक से फॉर्मूला याद रखो, सिर्फ मतलब ए अपॉन क्यू इंटू ओ, अभी याद रखो भूल जाओगे। लॉजिक से याद रखो। ओ में क्या बोला, हम हमेशा मैं सबसे पहले ओ को एक्सप्लेन करता हूँ। ओ क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया होता है हमेशा। 200 रुपये दिया हुआ है, थर्ड लाइन देखोगे तो वहाँ लिखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹200। तो बोले सर वही है ऑर्डरिंग कॉस्ट। मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट थोड़ी पूछा, मैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछा, टोटल साल भर का बताना है। तो साल भर में जितने नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 200 सिर्फ काफ़ी नहीं, 200 तो एक ऑर्डर का है, तो वो तो मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे 200 को, क्योंकि वो एक ऑर्डर का है। पर आपको वो दिक्कत क्या है, छोटा सा वो है कि नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा, ए अपॉन क्यू करने से निकलेगा। लॉजिक देखो कैसे, क्यों ए अपॉन क्यू ही क्यों है फॉर्मूला, और कुछ क्यों नहीं है। क्योंकि देखो ए मतलब क्या, जो हम साल भर में मंगाएंगे भाई 2500 मंगाएंगे, डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू मतलब क्या, ईओ क्यू या आरओ क्यू। यहाँ पे आपका क्यू 500 है, क्यू यहाँ पे 500 है, और इस वाले में क्यू 1250 है ना। तो अगर मैं इसको 500 से डिवाइड करूं तो पता चल जाएगा ना मेरे को 5 ऑर्डर मंगाना है। 2500 कौन पा, देखो क्या होता है, आप पहला ऑर्डर मंगाओगे, ऑर्डर नंबर 1 500 क्वांटिटी मंगाओगे। अगर आप ईओ क्यू मंगा रहे हो 500 मंगाओगे, और एजम्पशन है कि हर ऑर्डर में सेम रहता है, तो मतलब सेकेंड ऑर्डर में भी 500, थर्ड ऑर्डर में भी 500, फोर्थ में भी 500, और फिफ्थ में 500, सिक्स्थ में भी 500। बोले सिक्स्थ होगा ही नहीं सर, वैसे तो फिर लाखों ऑर्डर हो जाएंगे, पर ऐसा थोड़ी, हमको एक साल का देखना है ना। तो देखो यहीं पे आपका 2500 का कोटा पूरा हो गया। सर बोले 2500 ही क्यों, क्योंकि आपका ए है, आपको ए मंगाना है ना, बस एक साल में आपको 2500 केजी मंगाना है। तो ऐसे 500 500 500 करते करते कितने ऑर्डर में आपका 2500 हो जाएगा, 5 ऑर्डर में हो जाएगा। तो अब एग्जाम में जाके ये बनाओगे थोड़ी, तो इसलिए छोटा सा आपको फॉर्मूला दिया गया है भाई, ए अपॉन क्यू कर दो, है ना। आपको ये पूरा जैसे देखो रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है, 1250 है। तो अब पहले ऑर्डर में आप 1250 मंगाओगे, दूसरे ऑर्डर में 1250 मंगाओगे, तीसरे ऑर्डर में भी 1250 ही मंगाओगे, पर मैं उसको लिखूंगा नहीं। क्यों, क्योंकि 2500 का कोटा यहीं पे पूरा हो गया, ऐड करके देख लो। तो क्योंकि आपका ए है ना, आपको ए तक मंगाना है। हाँ प्रैक्टिकली थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑर्डर यहाँ पे सब 1250 रहेगा, बट मैं अभी एक साल का निकालना चाहता हूँ, एक साल में मेरा 2500 ही है। तो वही बता रहा हूँ, आप एग्जाम में ऐसे 1 2 3 4 थोड़ी लिखते रहोगे, वहाँ पे ऐड करते रहोगे। इसलिए छोटा सा आपको फॉर्मूला करके देख लो, 2500 को डिवाइड करो 500 से, सीधा फाइनल आंसर 5 आएगा। और इस वाले में 2500 को डिवाइड करो 1250 से, एक बार में जितना मंगाते हैं सीधा आपका 2 आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर 2। मतलब यहाँ पे आपको 5 बार मंगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 बार ही मंगाना पड़ेगा। 2500 को आप कैसे मंगा रहे हो, 1250 के लॉट में मंगा रहे हो, तो बस 2 बार में आ जाएगा। तो यहाँ 400 लगेगा, यहाँ 1000 लगेगा, मल्टीप्लाई कर दिए 200 से। 200 क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर की है, एक ऑर्डर का। 200 रुपये पर ऑर्डर है ना। तो ऑर्डर कितने मंगा रहे हो, यहाँ पे 2 ऑर्डर मंगा रहे हो, 2500 डिवाइड 1250, जो सिर्फ डिवाइड वाला पार्ट है ना, इससे आपका नंबर ऑफ ऑर्डर निकलता है। और जैसे ही फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे ओ से, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से 200 से, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाता है 1400। ठीक है, नहीं समझ आएगा वापस से बताना, पर लॉजिक के साथ ये याद होना चाहिए। फिर अगला टोटल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, फॉर्मूला प्राची, टोटल कैरिंग कॉस्ट Q डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी। सी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म सी का, हाँ आप ही बताओगे, आगे पूरा। हाँ हाँ भाई, अब पूरा कॉस्ट चालू हो गया, अब बोलो मत, अब कोई छुट्टी भी नहीं होगी, हो गया कमल बिहार की पूजा हो गई, और क्या लाइट गोल भी हो गई, अब नहीं होगी। सैटरडे को इसलिए क्लास नहीं हुई थी, लाइट गोल थी। तो देखो सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इधर बस। सी का मतलब पर कैरिंग कॉस्ट वो तो है, कैरिंग कॉस्ट क्या, पर यूनिट पर एनम, तो पर एनम तो है,
अच्छी बात है, पर एनम ही चाहिए हमको, टोटल है मतलब पर एनम ही चाहिए। पर दिक्कत है पर यूनिट में। कैरिंग कॉस्ट क्या है? पर यूनिट है, तो उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले तो मेरे को लॉजिक से ये बताओ, ए से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर? ए भी तो यूनिट्स है ना, 2500 यूनिट्स, वो भी तो यूनिट्स है। ए है तो यूनिट्स ना, उससे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्यू वाले यूनिट से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो बताओ। बिल्कुल, आप 2500 एक बार में मंगा रहे हो तो पूरा एक बार में एक ट्रिप में 2500 आ गया क्या? नहीं, यहाँ पे एक बार में आप 500 मंगा रहे हो, यहाँ पे एक बार में 1250 मंगा रहे हो। तो जितना आप क्वांटिटी एक बार में मंगा रहे हो उतना ही तो स्टोर करोगे ना। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। तो एक बार में क्वांटिटी, क्यू का मतलब होता है द क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड ईच टाइम। एक बार आप 500 मंगाए और यहाँ पे एक बार में 1250 मंगाए, तो बस स्टोर भी उतना ही करेंगे, तो स्टोरेज कॉस्ट यानी कि कैरिंग कॉस्ट उतने में ही लगेगी। मतलब क्यू से मल्टीप्लाई होगा, ए से नहीं होगा। इतना समझ आ गया? तो फिर डिवाइड बाय 2 क्यों हुआ है? क्यू में डिवाइड बाय 2 क्यों है? मतलब आप उसका आधा कर देंगे आप। ये मेरे को समझ आ गया था लॉजिक वाइज। अच्छा चलो पहले कैरिंग कॉस्ट कितना है वो देखते हैं। सी का वैल्यू कितना है, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि सी जो दिया हुआ है आपको परसेंट में दिया हुआ है 2%। तो 2% आप किसका निकालोगे? परचेस प्राइस का, कभी मत भूलना, परचेस प्राइस का। तो यहाँ पे प्राइस है 200 विदाउट डिस्काउंट, और यहाँ पे डिस्काउंट काट के नया प्राइस था 196, तो उनका रिस्पेक्टिव आप 2% निकालोगे। 200 का 2% हो जाएगा 4 रुपये, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट है। पर यूनिट है, पर यूनिट पर एनम है। और 196 का 2% आप निकालोगे 3.92, ये आपका सी आया है। फॉर्मूले को और जहां मैंने पुट किया देखो ना, आपको समझ आएगा। इनटू सी है ना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है ना, क्योंकि ये है और यहाँ पे ये है, पर यूनिट पर है ना। तो सब पर यूनिट का है, मल्टीप्लाई करो यूनिट से। एक बार में जो मंगा रहे हो वो वाले यूनिट से। तो यहाँ पे हम एक बार में 500 मंगा रहे, यहाँ पे 1250 मंगा रहे, तो ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला खत्म हो जाना चाहिए, ये आंसर आ जाना चाहिए इसका फाइनल, खत्म। पर नहीं, डिवाइडेड बाय 2 भी है, तो वो क्यों है? वो फॉर्मूले में ही है, हमेशा रहेगा। क्यों? हाँ, कि ऐसा जिंदगी भर वही थोड़ी स्टोर करोगे, ठीक है। वहां पे अपने 500 मंगाया स्टोर करोगे, 1250 मंगाया स्टोर करोगे, हमेशा थोड़ी करोगे। आज मंगाए हो, कल कम हो जाएगा, परसों और कम हो जाएगा, नरसों जीरो हो जाएगा, फिर नया माल आ जाएगा, 500 नया माल आएगा, और फिर वो उसको आप यूज करोगे, फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो इसीलिए उसका एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 किया जाता है, एवरेज निकालने के लिए। ये सब पूछेगा, थ्योरी में पूछ सकता है भाई, बोलो मत। 500 डिवाइड बाय 2 250 हुआ, इंटू 4 1000 हुआ, और ये 625 इंटू 3.92 2450। अच्छा, और खासियत आपको कैसे पता चलेगा यहाँ तक का सही है गलत है? पूरा सही नहीं पता चल सकता, आधा सही है पता चल सकता है कि ईओक्यू में देखो, कहाँ गया, ईओक्यू में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट हमेशा सेम होती है। ईओक्यू में हमेशा सेम होती है। अगर पॉइंट में आएगा तो 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, वो तो अंडरस्टूड है। अगर अभी पॉइंट में नहीं आया तो एग्जैक्ट सेम आया, जब ईओक्यू ही पॉइंट में आ जाए, आता है ना कई बार, अगर स्क्वायर रूट किए पॉइंट में आ सकता है, तो 2-3 रुपये का अंतर आएगा, नहीं तो हमेशा आपका ये दोनों सेम रहेगा, सिर्फ ईओक्यू में, इसमें नहीं है। बस बाकी हम ऐड करते हैं, तो ये हो गया 5,02,000 ईओक्यू का, और आईओक्यू में 490 और 2850 एक साथ जोड़ देता हूँ, 492,850। ये है इनका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो बताओ कौन सा मंगाओगे? हाँ, मतलब ये तो कॉस्ट है, मतलब यूनिट्स कितना मंगाओगे? 1250 जो आईओक्यू है। पर अगर आप लोग सेंटेंस में लिख दिए, नीचे यहाँ पे आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, कौन सा मंगाओगे लिखना पड़ेगा, उसके बिना फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अगर आपने ये लिखा द कंपनी शुड ऑर्डर 1250 यूनिट्स बिकॉज टोटल कॉस्ट इज लेस देन ईओक्यू, नहीं, उसमें भी मार्क्स नहीं मिलेगा। बोले सर लिख तो दिए, अब क्या? आप क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है, उसी लैंग्वेज में आपको आंसर देना है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, अगर आपने ये सेंटेंस लिखा कि द कंपनी शुड ऑर्डर 1250 यूनिट्स पीसेस बिकॉज टोटल कॉस्ट इज लेस देन वो ईओक्यू, तो मार्क्स नहीं मिलेगा। आपका जवाब सही है, मतलब कंक्लूजन सही है, पर मैंने अभी क्या बोला, जिस क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में
क्वेश्चन पूछा है उसी लैंग्वेज में आंसर देना है। क्वेश्चन क्या बोला है, शुड द कंपनी एक्सेप्ट द ऑफर, मतलब देखो इफ अ 2% डिस्काउंट ऑन प्राइस इज गिवन ऑन 1250 और मोर, शुड द कंपनी एक्सेप्ट द ऑफर? यस, यहाँ से आपका आंसर चालू होना चाहिए। यस, द कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर बिकॉज टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट व्हाइल ऑर्डरिंग 1250 यूनिट्स इज लेस देन ईओक्यू, फुल स्टॉप, खत्म। आपका चालू होना चाहिए आंसर यस से। अगर आप लिख दिए कि हाँ 1250 मंगाएंगे, फुल स्टॉप, खत्म, नहीं होगा। जिस लैंग्वेज में पूछा है उसी लैंग्वेज में यस, द कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर, द कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ 1250 यूनिट्स और मोर। क्वेश्चन में ये भी लिखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1250 मंगाओ, आपको डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आप 1250 पीसेस और मोर ज़्यादा मंगाओगे तो भी वही मिलेगा, तो भी उसमें खर्चा कम आएगा। जितना ज़्यादा मंगाओगे उतना कम खर्चा आएगा। तो द कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ 1250 यूनिट्स और मोर सिंस द टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट इज लेस देन ईओक्यू, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट is less as compared to EOQ. EOQ that is 500 यूनिट्स। तो 1250 या उससे भी ज़्यादा मंगाओगे 2% का डिस्काउंट मिलेगा तो अच्छा है, उसमें आपका कॉस्ट कम आ रहा है। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। कंप्लीट करो सब लोग। डाउट था, हाँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। हाँ। एब्नॉर्मल लॉस में जो क्वांटिटी भी कम होती है और वही है चैप्टर 10 का वेट कर, तब हम क्वांटिटी और अमाउंट को बढ़ा देते हैं। क्वांटिटी और वैल्यू भी बढ़ा देते बिल्कुल हैं, तो उसकी जो कॉस्ट कम होनी चाहिए ना, उसकी नहीं। कॉस्ट ज़्यादा है। नहीं उतनी रहेगी, क्योंकि एब्नॉर्मल लॉस जब हुआ तब आपने क्वांटिटी भी कम किया और अमाउंट भी कम कर दिया, तब थोड़ी सीपीयू चेंज होता है, क्योंकि आपने प्रोपोर्शनेटली कम किया। जितनी क्वांटिटी कम की उतने का ही वैल्यू भी आपने कम किया, प्रोपोर्शनेटली एक ही बात हो गई तो सीपीयू सेम आता है। गेन में हम ऐड कर देंगे तो भी उसमें सीपीयू सेम आएगा। सिर्फ गेन में हाँ, या तो लॉस रहेगा या तो गेन रहेगा, कोई एक ही रहेगा दोनों में से। दोनों कैसे होगा? दोनों में से कोई एक होगा, या तो लॉस होगा या तो गेन। नॉर्मल गेन है, नॉर्मल गेन कि अब नॉर्मल गेन? नॉर्मल गेन नॉर्मल गेन तो कुछ नहीं होता है। मतलब नॉर्मल फीचर ऑफ नहीं है, नॉर्मल गेन राइट। सी वाला में भी हाँ, दिस इज अ नॉर्मल फीचर लिखा है वैसे। ना 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 ना, नॉर्मल फीचर मतलब है नॉर्मल लॉस हुआ। एब्जॉर्ब, अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड एयर, ठीक है, और उसका वजन बढ़ जाता है, ठीक है। वैसे इसको एबनॉर्मल गेन ही कहेंगे, एबनॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल नहीं कहना चाहिए। वो प्रोसेस कॉस्टिंग एक चैप्टर आएगा तब आपको और समझ आएगा। एब्नॉर्मल गेन हाँ। अब ये हो गया ना, ठीक है। अभी ये मत बनाओ, अभी हम एक टाइप के बनाते हैं। 2014 जून, चलो सामने ले आता हूँ। ये हो गया सबका, कॉपी में नोट करके, ठीक है। स्पीड बढ़ाना है एकदम अच्छे से। असाइनमेंट वाला चौथा जो ना वो नहीं है।
दिया था, तो इसका बेटा तो 8.97। CPU निकालना है, ये इसमें बस कॉपी नहीं करना है, प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए आसान है। उसमें CPU का ये तरीका होता है निकालने का, कॉस्ट पर यूनिट का टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल कॉस्ट ऑफ सेलेक्ट में अगर बेच में देखो तो उसका जो भी वैल्यू है आप उसको माइनस करोगे, सिर्फ नॉर्मल लॉस units divided here. आप क्या माइनस करोगे units of normal loss, सिर्फ normal loss के लिए units को माइनस करोगे। और अगर इसे आपको लिखना है total cost included 12,000 included अभी जो माइनस करोगे स्क्रैप वैल्यू of normal loss जो कि इस क्वेश्चन में लास्ट में का 200 से रिकवर फ्रॉम ट्रांसपोर्टर वो एब्नॉर्मल लॉस है, बोले एब्नॉर्मल लॉस हुआ क्या ये एक्सीडेंट हुआ फर्दर एब्नॉर्मल लॉस टू डी टू टू स्मॉल एक्सीडेंट इन ट्रांसिट, तो फिर ट्रांसपोर्टर किस में आएगा ये वो आपको क्लेम देगा उसके ट्रांजिट में होना है, तो ट्रक वाला उसने एक्सीडेंट करवाया ट्रक वाला देगा पैसा 200 दिया पर वो एब्नॉर्मल है उसको आपको माइनस करना है। आप सिर्फ नॉर्मल लॉस का स्क्वायर वैल्यू देखिए वो माइनस नहीं किया, ठीक है, डिवाइड बाय यूनिट्स को है इसका माइनस करोगे यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस 100 का 10% 10 रुपए तो 100 करेंगे। हाँ इसी को मल्टीप्लाई करोगे तो 30 से पहले तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा उसमें 200 तो फाइनल नंबर माइनस करोगे सीपीयू तो आगे ये फॉर्मूले से करना कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा आपको वो है या जो बचा हुआ है उसका वैल्यू बता, तो पहले वो हमारे पास बची कितनी क्वांटिटी वो था फाइनल और बीसीबी गया 70 बचेगा उस हिसाब से सेवेंटी का ही है पूछा नहीं 20 का निकाले 20 से मल्टीप्लाई कर देना पर बस ये फाइनल आंसर कैसे है फाइनली कंप्यूटर एंगल कॉस्ट पर तो सीपीयू निकाल देना हाँ बेटा वो है प्रोक्योरमेंट मतलब होता है मंगाना परचेज करना ऑर्डर करते टाइम वो होगा प्रोक्योरमेंट में ऑर्डर टोटल कॉस्ट है दोनों का पहले दोनों को सिमिलरिटी समझो, दोनों का सिमिलर ये है कि जो एक बार में क्वांटिटी मंगाते हैं एक ऑर्डर
ईओक्यू मतलब कि वो क्वांटिटी जो आप एक बार में मंगाते हैं, और आईओक्यू मतलब कि भाई वो क्वांटिटी जो आप एक बार में मंगाते हैं। डिफरेंस क्या है इसमें? खर्चा का लॉ ये बोलता है, जनरल लॉ ये बोलते हैं कि हमेशा इसमें खर्चा कम है। तीनों खर्चों का ऐड करो, परचेज कॉस्ट तीनों ऐड करोगे तो ईओक्यू में कम आएगा, पर इसमें तो कम नहीं आएगा जो भी किए। हाँ, इसमें आईओक्यू में वो आईओक्यू में ईओक्यू ये है सर जो प्रोडक्ट वाला वो आईओक्यू है, सर आगे की बात तो ये वाला ये ईओक्यू है। तो मैंने उल्टा नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। ईओक्यू में ही हमेशा कम आता है, जनरल लॉ है कि ईओक्यू में कम आता है। जिसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लॉ फॉलो नहीं होगा, लॉ का उल्टा है। एक्सेप्शन है डिस्काउंट। तो इस क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट के बाद क्वेश्चन में लिखा था 2% और डिस्काउंट आपका सिर्फ इसमें गया है। प्राइस आपका 200 था, 200 में आप 2% का डिस्काउंट माइनस करोगे तो 196 आ जाएगा। देखो ना, यहाँ जहाँ 5 लाख लग रहा था, यहाँ 4,90,000 लग रहा है। आईओक्यू में कम लगेगा, वो एक्सेप्शन डिस्काउंट रहेगा, क्वेश्चन में दिया गया नहीं दिया गया अगर उसमें आपको ईओक्यू में कम आएगा तो वही मांग मतलब दोनों में अपन एक फॉर्म नहीं के अपन एक ही करते हैं कोई एक ये ऑर्डर क्योंकि सिमिलैरिटी मैंने क्या बताया, सिमिलैरिटी में ही दिक्कत है। ईओक्यू मतलब भी वही क्वांटिटी जो एक बार में मंगा, आईओक्यू मतलब भी वही जो एक बार में। भाई एक बार में आप दोनों कैसे मंगा सकते हैं? एक बार में तो कोई एक ही मंगाओगे ना, या तो 500 या तो 1200। तो अभी हम बैठ के सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि एक बार में 500 मंगाए या एक बार में 1250। सर डिस्काउंट तो 1250। वो एक्सेप्शन को सिर्फ ईओक्यू में है। क्या क्या जो आप डिस्काउंट वाला बोले वो एक्सेप्शन सिर्फ ईओक्यू में। हाँ हो गया ये वाला 14 जून वाला, ये वाला करना था। इसमें आप लोग ईओक्यू पहले निकाले होंगे 800 3 मंथ्स, ठीक है। और 6 टाइम्स हाँ तो देखो हमको मेन फाइनल आंसर पूछा गया था, डिटरमाइन द टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर, जो कि हमने क्या सीखा था? टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है? हाँ नहीं, मतलब उसका एजम्पशन क्या होता है? द टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर रिमेन्स सेम। 2 ऑर्डर के बीच का जो टाइम गैप है वो हमेशा सेम रहेगा। तो पहले तो आपको ईओक्यू निकालना पड़ेगा। भाई ऑर्डर कितना कर गए हो? तो 800 यूनिट्स आप ऑर्डर कर रहे हो एक बार में, दिस इज ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक बार में इतना क्वांटिटी मंगा रहे हो, ठीक है। फिर आपको नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना होता है। सेकेंड स्टेप, आपको नंबर ऑफ ऑर्डर, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। क्या था नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला? ठीक है, साल भर में आप 3200 यूनिट्स मंगा रहे हो, जो ए दिया हुआ है, और एक बार में 800, तो वही सेम हो गया। 800 800 800 4 बार मंगाओगे, 4 ऑर्डर आप मंगाओगे, तब जाके आपके 3200 का जो यूनिट्स आपके पास आ जाएगा। साल में आप 4 ऑर्डर प्लेस करोगे। अब यहाँ पे लॉजिक देखो, साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो उन 12 महीनों के अंदर आपको 4 ऑर्डर इस तरीके से प्लेस करने हैं कि हर ऑर्डर के पीछे जो टाइम गैप है वो इक्वल होना चाहिए। बस यही तो पॉइंट है कि इक्वल होना चाहिए। तो 12 महीने को डिवाइड कर दो 4 ऑर्डर से, तो हर ऑर्डर के बीच का जो टाइम गैप है वो इक्वल आ जाएगा। करके देख लो, इसका आंसर है ये क्या है? आपका टाइम गैप का फॉर्मूला है। टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर कैसे लिखना है, इसका फॉर्मूला यही है। मतलब वो क्वार्टरली के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, तो टाइम गैप का फॉर्मूला ही है, नंबर ऑफ टोटल मार्क्स जो कि हमेशा 12 रहता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। ये तो अलग आएगा ना भाई क्वेश्चन। हाँ नंबर ऑफ ऑर्डर अभी 4 है, मतलब हर 3-3 महीने में आप ऑर्डर प्लेस करोगे। तो अब एक बात को समझो, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, इसको मैं और एक्सप्लेन करूँ। अगर कैलेंडर ईयर लेके चलते हैं, कैलेंडर ईयर में समझने में आसानी होगी। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, तो मेरे को एग्जैक्ट डेट्स के साथ बताओ कौन कौन सी डेट पे मैं 4 ऑर्डर प्लेस करूंगा। मेरे को डेट चाहिए। सबसे पहला ऑर्डर कब प्लेस करूं? पहले ही कर देते हैं। 1 जनवरी को साल चालू हो गया, पहला ऑर्डर तभी प्लेस कर देते हैं। 1 जनवरी को फर्स्ट ऑर्डर मैं प्लेस कर देता हूँ। कितने यूनिट्स का? 800 यूनिट्स का। 800 यूनिट्स का जो ईओक्यू हमने निकाला, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर कब प्लेस करूँ? ठीक है। अच्छा, कितने महीने का गैप हुआ? 3 महीना हुआ। जनवरी फरवरी मार्च, इसलिए अप्रैल में मंगा लिया है ना, 3 महीने का गैप हुआ।
हाँ, कितने का मंगाऊँ ऑर्डर क्वांटिटी? 800 मंगाऊँ, ठीक है। ये दूसरा ऑर्डर हुआ, ठीक है। तीसरा ऑर्डर कब मंगाऊँ? अप्रैल मई जून छोड़े और 1 जुलाई को मंगा लिए, 3 महीना छोड़ के। कितने का मंगाऊँ? 800 मंगाऊँ, ठीक है। फिर लास्ट अपना 4th ऑर्डर 1 अक्टूबर, 3 महीना छोड़ के है, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर छोड़ो तो अक्टूबर में मंगाया, 3 महीना, तीसरे महीने के बाद कितना? 800। फिर अगला ऑर्डर कब मंगाओगे? 5वां? नहीं, 1 जनवरी। देखो 5वां, आप ठीक है बोलने को बोल सकते हो कि सर 5 इस साल 5वां ऑर्डर नहीं होगा इस साल, पर क्या जिंदगी में 5वां ऑर्डर नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, लाखों। आप बिजनेस कितने साल चलाते हो? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इनफाइनाइट पीरियड के लिए गोइंग कंसर्न पढ़े हो ना, तो हम तो चलाते रहेंगे बिजनेस, ऑर्डर करते रहेंगे। एक क्या, हम लाखों ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ 5वां ऑर्डर कब प्लेस करेंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए 1 जनवरी, ठीक है। और अगर मैं ये पूछूं कि 5वां ऑर्डर इस साल कब प्लेस करोगे, तो इस साल तो हो गया, इस साल 4 ऑर्डर। क्यों? क्योंकि देखो ना, अक्टूबर में आप प्लेस कर दिए, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर तीसरा महीना है, उसमें आपको ऑर्डर नहीं करना, 3 महीने के बाद करना है ना। और देख लो, सब चीज आपका टैली हो गया। 4 ऑर्डर हमारा आंसर था, देखो 4 ऑर्डर आ चुका है, 1st, 2nd, 3rd, 4th। ईओक्यू जैसे 4 लास्ट में दिखाओगे। देखो 2015 जून का क्वेश्चन है, तो जितना यूनिट्स है वो मैंने लिखा, रेट है 10, 14, 16, 17। मैं सिर्फ एक बता देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा। देखो, अच्छा ये तो पूरा रिसिप्ट हुआ, एक बार सब लोग सामने देख लो। ये 4 बार आपने अलग अलग यूनिट्स अलग अलग रेट से रिसिप्ट में लाया है, और इशू आपने पूरे साल भर में आपने टोटल इशू किया है 27,500। ये पूरे साल भर का टोटल इशू है। तो अलग अलग हमको नहीं पता ना, जैसे इशिका ने पूछा कि इसमें कुछ इशू दिखाएंगे, अलग अलग सेपरेट नहीं दिखा पाओगे, लास्ट में ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे साल का एक साथ दिया हुआ है, लास्ट में लिखा भी है। तो कंपनी सेल 27,500 बाय 31 दिसंबर, मतलब पूरे साल का है। तो आप देखो, अगर फीफो है ना, अगर फीफो मेथड है, आपको 27,500 इशू करना है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें से आप 27,500 तो नहीं दे सकते। कितना दोगे? 10,000 दे दोगे, मतलब ये पूरा चले गया, ठीक है। ऐसा करते जाओ, चलो 27,500 देना है ना, 10,000 हमने दे दिया, माइनस कर दो, 17,500 और देना है, तो इसमें से देंगे कितना देंगे? हाँ, 12,500 ही दे पाओगे, और तो नहीं दे पाओगे। तो मतलब हाँ, मतलब 5,000 आपको और देना है, वो किस में से दोगे? क्या पूरा 5 दे सकते हो? हाँ, इसमें से हम 5 पूरा दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक बताऊंगा, आप लोग बताओ क्या इसमें से कुछ स्टॉक बचा रहेगा क्लोजिंग में? इसमें से कितना? 2,500 बचा रहेगा 16 का इंटू 16, और इसमें से कितना बचा रहेगा? 15,000 17 का। M प्लस MRC करो, ये आपके क्लोजिंग स्टॉक का फाइनल आंसर है फीफो मेथड से। बस यही तो करना। 295, हाँ आ गया। और वैसे ही आप सिर्फ क्लोजिंग, ये क्लोजिंग स्टॉक आया ना, और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पूछा है, तो वो कैसे निकालोगे? जो जो इशू है उसको दिखा दो, वो सबसे बेस्ट। जो जो मटेरियल आपने इशू किया, ये 3 आपने इशू किया ना, ये जो 10,000 आपने इशू किया है वो 10 रुपीज से किया है, फिर 12,500 को इशू किया 14 रुपए से, 5,000 इशू किया 16 रुपए से। इन तीनों को M प्लस MRC करो, COGS आ जाएगा, क्योंकि उतना आप इशू कर दियो ना जितना। बट ये आसान भाषा में बोले तो इशू है, तो वही तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इशू का मतलब ही वही होता है कि जो मटेरियल आपने फैक्ट्री में भेज दिया है, उसका प्रोडक्शन हुआ है और वो बेचा है। तो देखो 10,000 इंटू 10, 12,500 इंटू 14, और 5,000 इंटू 16, 355 आया। और फीफो के हिसाब से COGS है, और ये फीफो के हिसाब से क्लोजिंग है। ये भी कर सकते हो थोड़ा, हाँ ऐसे तो नहीं बनाओगे, ये कर लो। हाँ कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। बाकी समझ आएगा तो ही ना, मतलब अगर नहीं समझ आ गया तो फॉर्मेट बनाओ। हाँ फॉर्मेट में दिखेगा, जितना भी इशू किए होगे ना एक साथ बस उसको ऐड कर देना। बनाओ पहले पूरा फॉर्मेट बनाओ। हाँ ऐसा क्वेश्चन पहले भी तो आया था,
मतलब वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम पूछा था, इशू वाले को प्लस कर दिए थे, उसमें लॉस भी था, शॉर्टेज था, उसको माइनस कर दिए थे। एक सेकंड, क्वेश्चन क्या बोले, क्वेश्चन दिखाओ। ये सुनना, तुरंत पेज दे दो, 207 हो गया, अभी पूरा नीचे जाएगा, तुरंत अभी 1 सेकंड में भेज दे और नीचे हो जाएगा। कल के बताना मेरे को हो जाएगा तो ठीक है। हाँ लीफो बनाओगे तो नीचे से इशू करना चालू करना, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ऊपर वाला बचा रहेगा, पुराना वाला।
कितना 207 पूरा 43 ना, ठीक है ना। देखते हैं फिर उसका कहीं और से कवर कर लेंगे, फिर मैं तो निकाल दूंगा अगले महीने से। चलो अगले महीने कल ही कर दूंगा, थोड़ा लगेगा मेरे को थोड़ा सा एक दो कहीं और कमा के हटा दूंगा थोड़ा। हाँ क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके बताओ कितना है वैल्यू, जो भी अमाउंट आया होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक का, देखो ऐड करो और अमाउंट बताओ। 2,95,000. हाँ ठीक है फीफो का ना, इशू करने के बाद जो बैलेंस बचा है ना ऐड कर दो। हाँ सही है, लोगों को दिखाना है इसलिए हाल लेवल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अलग से उसका 2,05,000 क्लोजिंग स्टॉक इज सीओजीएस निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS कितना equals to 100 plus 75 plus 80. Closing stock equal to 40 plus 50. LIFO हुआ कंप्लीट किसी का? LIFO का क्लोजिंग स्टॉक 2,05,000 और COGS 445, ठीक है। आगे हाँ क्या क्या मटेरियल कंज्यूम, क्या मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा? अच्छा A was ordering EOQ its raw material at 750, the annual consumption 18,000, carrying cost 20%, ordering 100%. A wants to move forwards just in time and new policy proposes that the average number of units held in stock is 100 units, ठीक है। Ordering cost per order ये है, carrying cost ये है। However, the purchase price will increase. The total new ordering cost will be 9 times the new carrying cost. Okay, वो तो निकल जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एवरेज तो हमको 100 बता दिया है, और कंजम्पशन हमको चाहिए, तो हाँ ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं, एवरेज एनुअल कंजम्पशन है 80। ना एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड इन द स्टॉक, एवरेज स्टॉक है। पहले अगर मैं EOQ निकालूं तो 18,000 और 1500 डिवाइडेड बाय 150 का स्क्वायर रूट 600 आपका EOQ रहेगा, ठीक है। उसके बाद COGS का वो कोई है ही नहीं हमारे पास, ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं, तो हम परचेस को ले लेंगे बस। परचेस आप कितना कर रहे हो पूरा साल भर में? 18,000, तो क्या 18,000 कोई कर दोगे? मतलब वही फाइनल है, नहीं बचा। चलो एवरेज स्टॉक तो 100 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, वो बताऊंगा। मतलब ये मान के चलेंगे कि जितना परचेज हो सकता है। बिल्कुल, क्यों, हाँ एकदम सही बोल रहे हो कि इसका हिंट एक ये भी है, जस्ट इन टाइम सिस्टम। नाम से गैस करो क्या होता है जस्ट इन टाइम सिस्टम? एकदम टाइम पर नहीं, लास्ट टाइम एकदम टाइम पे हम मंगाते हैं, मतलब हम पहले से मंगा के स्टोर नहीं करते हैं। नहीं, मतलब जब आपको प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी तभी आप मटेरियल ऑर्डर करोगे। हाँ, वो नहीं सोचते आना कब है, वो नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे अभय ने भी बोला, आपने भी बोला लगभग कि तुरंत आ जाता है या टाइम पे आ जाता है, नहीं। जिस टाइम आपको मटेरियल की नीड होती है आप उसी टाइम ऑर्डर करते हो, पहले से आप मंगा के स्टोर नहीं करते हो। मतलब जो सेफ्टी स्टॉक वाला सीन है, मिनिमम स्टॉक लेवल वाला, वो सब कुछ नहीं है। मिनिमम स्टॉक ये मेंटेन नहीं करता है, क्योंकि होता है बिजनेस कुछ ऐसे नेचर होते हैं कि भाई जब कस्टमर की डिमांड आएगी, जब प्रोडक्शन करना रहेगा तभी हम माल मंगाएंगे, नहीं तो ऐसे स्टोर हम लोग स्टोर रखते ही नहीं है। बोलेंगे यार तुम्हारा स्टोर का है ही नहीं, हम लोग जस्ट इन टाइम फॉलो करते हैं कि जब कस्टमर का नीड आता है तब मंगाते हैं। तो मतलब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं रहेगा, खाली परचेस रहेगा, है ना, ये सीजनल बिजनेस है। बोल सकते हैं, पर उसमें भी स्टॉक रखना पड़ता है। जैसे अब सबसे बेस्ट एग्जांपल एक वही रोल्स रॉयस का एग्जांपल है, क्योंकि वो लोग गाड़ी बना के नहीं रखते हैं। रोल्स रॉयस सबसे महंगी गाड़ी, सर उसके लोग जब ऑर्डर जब भी बोलते हैं तभी लोग बनाते हैं, तब वो लोग चालू करते हैं और 2 साल लगता है बनने में, 2 साल वेट करो। उसकी एक आध ही बनती है साथ। हाँ ठीक है, तो आपका तो ऐसे बिजनेस भी जैसे कोई नया जैसे घर बन रहा है, उसमें स्टार्टिंग में जैसे अगर कोई जैसे टाइल्स लगा रहे तो जब उसकी नीड होगी तभी फिर हम बिल्कुल जो वो है ठेकेदार बोलते हैं, बिल्डर बोलते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तभी मंगाएंगे, नहीं तो नहीं मंगाएंगे वैसे। लोड करके नहीं रखते। बिल्कुल। अब इसके अलावा एक चीज़, एक सेकंड, ये तो हो गया। पहुंच गया और उस समय क्या था बोल रहा था ठीक है, देखो क्वेश्चन सेकंड पॉइंट ईओक्यू तो आप लोग का आ जाएगा 600 यूनिट्स। पहले निकालो, ऐसे नहीं बढ़ती, ईओक्यू निकालो पहले, कैलकुलेटर में निकालो, पर निकालो 600 यूनिट्स लाओ पहले। एवरेज भी निकालते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिफोर तो हम वही करेंगे ना, बिफोर द न्यू पॉलिसी। बिफोर भी एवरेज कुछ नहीं किया है। हाँ, क्योंकि ये तो आफ्टर जब न्यू पॉलिसी हो जाएगी, न्यू पॉलिसी प्रपोजेस एज फॉलोस। न्यू पॉलिसी में आपका एवरेज स्टॉक 100 रहेगा, तो पुराने में वही आपका 600 डिवाइड बाई 2 रहेगा, वही देखना है। इसका एवरेज इन्वेंटरी की ऐसी आ सकता है, जैसे ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं है। आया ईओक्यू, देखो एक बार क्वेश्चन देखो, लिखा है ए लिमिटेड वॉज ऑर्डरिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इट्स रॉ मटेरियल एट अ प्राइस ऑफ 750। जो अंडरलाइन करेगा बस वही हमारे काम का, प्राइस है 750। द एवरेज एनुअल कंजम्पशन वॉज 18,000 यूनिट्स। एनुअल ए है आपका, ये ए 18,000 है। कैरिंग कॉस्ट 20% है ऑब्वियसली, किसका, प्राइस का, यानी 750 का 20% सी रहेगा, 150 आएगा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है 1500, तो बस ईओक्यू तो आ गया। 2 × 18,000 इंटू आपका ओ है 1500 डिवाइडेड बाय 750 का 20%, 750 परचेज प्राइस है, उसका 20% 150 होता है। तो 2 फिर 18,000 फिर 1500 डिवाइड बाय 150 और स्क्वायर रूट करो तो 600 यूनिट्स आपका ईओक्यू आ गया। ठीक है। अच्छा, ये कौन सी पॉलिसी थी? ये पुरानी पॉलिसी थी, ओल्ड पॉलिसी थी।
क्योंकि अब आगे पढ़ो, यहाँ तक हमने पढ़ा फुल स्टॉप तक, आगे देखो। ए लिमिटेड वॉन्ट्स टू मूव टूवर्ड्स द जस्ट इन टाइम सिस्टम, अभी वो मूव करना चाहता है, अभी तक नहीं था। अभी तक हम ईओक्यू 600 मंगाते थे, मतलब स्टॉक मेंटेन करते थे। 600 का स्टॉक हमारे पास पड़ा था, 600 मंगाते थे, उसमें से कुछ स्टॉक पड़ा रहता था। पर अब ए लिमिटेड चाहता है नाउ टू मूव टूवर्ड्स जस्ट इन टाइम सिस्टम एंड द न्यू पॉलिसी, अब न्यू पॉलिसी ये प्रपोज किया जा रहा है कि जो एवरेज स्टॉक है, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड इन स्टॉक, मतलब एवरेज स्टॉक विल बी 100 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर विल बी 1510, चेंज हो गया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले 1500 था, अब 1510 है। कैरिंग कॉस्ट वही है 20%। हाउएवर द परचेज प्राइस विल इंक्रीज, परचेज प्राइस चेंज हो जाएगा। देखो आप परसेंट देखोगे तो परसेंट वही, कैरिंग कॉस्ट पहले भी 20% है, अभी भी 20% है। पहले किसका 20% था? 750 का। अभी किसका? नहीं, 1510 तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अभी किसका 20% निकालोगे? न्यू परचेज प्राइस का। तो ठीक है, न्यू परचेज प्राइस कितना है? नहीं पता, नहीं दिया। परचेज प्राइस में इंक्रीज बोल दिया है, बट कितना होगा इंक्रीज होके वो नहीं दिया हुआ। तो आप 20% कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। तो उसकी मदद के लिए आपको आगे एक चीज दी हुई है कि द टोटल न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी 9 टाइम्स द न्यू कैरिंग कॉस्ट। तो चलो ना, वो तो थर्ड में काम आएगा ये सब। अभी हम सेकंड करते हैं। ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेज प्राइस, ये थर्ड में काम आएगा। अभी हम सेकंड करते हैं। सेकंड क्या बोला? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको निकाल के देना है बिफोर एंड आफ्टर द न्यू पॉलिसी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? मटेरियल कंज्यूम्ड एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक लिख देता हूँ। हाँ, तो बिफोर द न्यू पॉलिसी मटेरियल कंजम्पशन कितना था मेरा साल भर का? कितना मटेरियल कंज्यूम किया था मैं साल भर में? 18,000, जो आपका ए है ना। बस उसको वैल्यू में करना है, मतलब वैल्यू अमाउंट में बताओगे ना, तो 750 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो उसका परचेज प्राइस है। आपको रुपीस में बताना है, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम बताना है। 18,000 तो यूनिट्स है, उसको मल्टीप्लाई करोगे 750 से तो आया 1,35,00,000। 1 2 3 4 5, ठीक है। एवरेज स्टॉक कैसे लाऊं, क्या लाऊं? क्योंकि ये जो एवरेज स्टॉक दिया है पर वो तो न्यू पॉलिसी का है ना, मैं यहाँ से पढ़ूंगा। द न्यू पॉलिसी प्रपोजेस द एवरेज स्टॉक 100 यूनिट्स, वो न्यू पॉलिसी का है। तो न्यू वाले में एवरेज स्टॉक 100 डालना, अभी तो ओल्ड का निकालना चाहता हूँ। तो अभी मैं एवरेज स्टॉक कैसे लाऊं? सोचो, दिमाग लगाओ। पुराने वाले में, नए का तो दिया है 100 दिया हुआ है। हेलो, नए वाले का मैं पहले बता देता हूँ। मटेरियल कंज्यूम तो वही रहेगा, ए तो हमेशा वही रहता है। ए कभी चेंज होता है क्या? कभी नहीं। अगले वाले में भी, मतलब जो न्यू पॉलिसी है उसमें भी ए आपका 18,000 ही रहेगा। 18,000 इंटू 750 करोगे फिर से वही आएगा, 1,35,00,000, ठीक। और नीचे में 100 आ जाएगा, तो अब करो 135 डिवाइड बाय 100। अच्छा, 2 0 कटेगा ही तो 1,00,000 थोड़ा अजीब नहीं है? अब इसने क्या किया है? अच्छा, आगे इसमें इंटू 750 नहीं करोगे क्या? 100 भी तो यूनिट्स है ना, उसका भी तो वैल्यू करना है आपको। 100 क्या था? यूनिट्स था, उसको भी 750 से मल्टीप्लाई करोगे ना। तो 100 इंटू, इसको आपने 750 से मल्टीप्लाई करके लाया, इसको भी करोगे 75,000 आया। तो 135 डिवाइड बाय 75,180 टाइम्स। ये तो न्यू, मैं जो बोला न्यू वाले का तो दिया था। ये देखो, ये मैंने कैसे निकाला? 18,000 इंटू 750, और एवरेज स्टॉक क्वेश्चन में दिया था 100 यूनिट्स इंटू 750। दिक्कत है नहीं पुराने वाले में, वहाँ ए तो वही, ए हमेशा सेम रहता है। 18,000 का 18,000 ही रहेगा, बस पुराने वाले का एवरेज स्टॉक आपको सोचना है। मल्टीप्लाई तो 750 से ही होगा, यूनिट्स आप कहाँ से लाओगे, कितना लाओगे? तो वो तो मंथली के हिसाब से आ जाएगा, मतलब नहीं है उसका। ऐसा थोड़ी बोला कि हम एवरेज स्टॉक मंथली मेंटेन करते हैं, वो बोलता तो करते हैं। तो एक बात समझो, ईओक्यू आपका आ गया, कितना आया है? 600 आया है। इधर ध्यान से सब लोग, ईओक्यू 600 आया है। अगर मैं आपको बोलूँ मेरे को टोटल कैरिंग कॉस्ट निकाल के दो, तो क्या कैसे करते हो? फॉर्मूला क्या है?
Q by 2 into C. Q/2 क्यों किया जाता है? एवरेज के लिए किया जाता है। करो Q/2, Q/2 300 आएगा। एवरेज ये लो, एवरेज 300, ऐसा सब दिमाग लगाने का। एवरेज स्टॉक देखो वैसे आता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है ना कोई दिक्कत। अब देखो हिमांशु ने भी दिमाग लगाया, 12 से डिवाइड कर देते, 12 महीना है, 12 से डिवाइड कर दो तो वो एवरेज स्टॉक आएगा। अब वो मंथली एवरेज स्टॉक होगा। हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है कि एवरेज स्टॉक मंथली मेंटेन किया जाता है। मंथली बोलता है हम 12 से डिवाइड करते हैं, वीकली बोलता है 52 से डिवाइड करते हैं, डेली बोलता है 365 से डिवाइड करते हैं, पर वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप ये वाला दिमाग लगाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। टोटल कैरिंग कॉस्ट Q/2 क्यों ही करते हैं, अभी बताया था क्यों करते हैं, एवरेज निकालने के लिए। तो करो ना, हमको एवरेज की ही जरूरत है। करो Q/2 आया 300, 300 इंटू 75 750, 225 आएगा। 60 टाइम्स आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पुराना वाला। और नए वाले में तो देखो ए वही रहेगा, तो ऊपर 1,35,00,000 पूरा सेम है। एवरेज स्टॉक आपको 100 दे दिया, लाइन पढ़ोगे अच्छे से, 100 दे दिया इंटू 750, तो वो तो और आसानी से आ गया। ठीक है, इतना कॉपी में नोट करो, पहले EOQ निकालो और फिर ये हाँ कॉपी में लिखो। स्कैनर क्लास में इसलिए जरूरी है, घर में करोगे तो वही डबल टाइम लगेगा, घर में टाइम अलग वेस्ट होगा, फिर क्लास में करवाना ही पड़ेगा, डबल टाइम लगेगा। इसलिए क्लास में बैठ के करो 3-3 घंटा। लेट क्यों आए हो, टाइम पे 9:30 चालू करने हैं क्लास। चलो 9:30, वो मैं इसलिए किया था ताकि टैक्स का ब्रेक मिले, टैक्स में आप लोग आते नहीं हो तो सर इसमें क्वेश्चन 12 मार्क्स का दिया है, 12 अभी तो 7 का आता है। ठीक है, टेस्ट करना ना, यही क्वेश्चन 7 का देगा, क्या करूँ, पर 7 के लायक ही है, इसमें था ही क्या। हाँ नहीं बड़ा नहीं, मतलब जो ज्यादा अच्छे सारे ज्यादा मार्क्स वाले को पहले देखते हैं ना, जो आ रहा है वो भी नहीं कर सकते। तो अच्छा है ना, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको 7 मार्क्स देगा। वो आप अपना देखो, जो चैप्टर आपको अच्छे से आता है वो पहले करो। नहीं लेकिन जैसे आपको अगर मालूम हमारे घर से छोटा क्वेश्चन माना पड़े तो कर नहीं सकते। वो लेंथ से पता चल जाएगा ना छोटे। ऐसे मतलब मालूम 3 मार्क्स क्वेश्चन करना है, 5 लगेगा। तो चलो फिर थर्ड वाला आप लोग अभी डूबो तुरंत अभी, जिसके लिए सबसे नीचे जो 3 लाइन है वो काम आएगा सबसे ज़्यादा। नीचे की जो 3 लाइन है, एवरेज तो हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक काम आएगा। बस सेंटेंस को आराम से समझो बोल के आ रहा है, और फॉर्मेट बनाओ। देखो ऐसे जब तक आप सिर्फ पढ़ के दिमाग में सोचोगे ना, नहीं समझ आएगा। बनाओ पर्टिकुलर्स, EOQ ROQ जैसे बनाते हो, जो दिया हुआ है उतना पुट करो, फिर नहीं दिया गया तो ये 3 लाइन में सब दिया हुआ है, देखना आके चालू हो गया। जो न्यू पॉलिसी है उसमें सिंपल ऑर्डर में ऑर्डर क्वांटिटी वही रहेगा जैसे पुराना वाला। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका चेंज है, वही रहेगा और कुछ थोड़ी है, कुछ बोला नहीं। ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज होगा, C और ये O। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर चेंज आया होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बढ़ा है, 1500 से 1510 हो गया है ना।
वो नंबर ऑफ ऑर्डर जो कि क्यू आप बोल रहे हो, क्यू के लिए ही बोल रहे हो ना, तो वो हमको, हाँ वही क्वांटिटी क्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर ना ना, सर तो वही अगर क्यू चेंज नहीं होगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा ना, उसका सेम रहेगा। हाँ क्वांटिटी चेंज होगा, होगा। सर जब हम लोग फॉर्मूले में ए रखते हैं, ये तो उसकी वैल्यू रखते हैं कि यूनिट्स रखते यूनिट्स 18,000। देखो जो जो हमें मालूम था मैंने सामने पुट कर दिया, अब आप लोग ध्यान लगाओ थोड़ा कैसे करना चाहिए। हमको दो चीज़ नहीं मालूम है, एक इसका प्राइस नहीं मालूम है, ये मालूम है कि प्राइस बढ़ के आएगा, क्वेश्चन में लिखा है द परचेस प्राइस विल इंक्रीज, तो बढ़ के ही आएगा, ठीक है। और क्वांटिटी ये हमको यहाँ पे हमको क्यू नहीं मालूम है, तो ये भी क्यू है। और हाँ क्योंकि हमको ये प्राइस नहीं मालूम है तो उसका 20% हमें सी भी नहीं मालूम है, सी तो परसेंट वही है, 20% पर किसका, परचेस प्राइस का, ये वाले का देखोगे Q100 और क्यों। क्योंकि उसमें EOQ को हम लोग 600 माने थे एवरेज, हाँ, हाँ। तो इसमें भी एवरेज दिया तो वो UQ ही होगा। नहीं नहीं होगा ना, आधा सही बोले लड़का, मतलब 100 है। जगह जगह सही गए हो आप, थोड़ा सही जगह मांगे हो, बस करेक्ट लगना बाकी है। एवरेज स्टॉक ही आपके काम आएगा, एक भाई चुटकी बजाते अच्छा, हैं। वही एवरेज को Q/2 आपको पता है, तो Q कितना होगा, 100 एवरेज दिया हुआ है। तो Q कितना होगा, बात खत्म। क्या था इसमें क्या करना था इसमें, आ गया। क्या क्या किया है बकवास आंसर में छोड़ दो, आपको न्यू पॉलिसी बता दी ना, ये ओल्ड पॉलिसी था, ये न्यू पॉलिसी है। न्यू पॉलिसी में आपको एवरेज स्टॉक दिया है, लिखा है सामने द एवरेज स्टॉक बीइंग 100 यूनिट्स, तो एवरेज मतलब क्या, Q/2 है एवरेज, वो आपको 100 दिया हुआ है, तो Q कितना होगा, 200 होगा, बस पुट कर दिए, बात खत्म। बस परचेस प्राइस चाहिए, अब वो सोचो कैसे निकलेगा। परचेस प्राइस आपको सोचना है। हिंट मुझे देना पड़ता है, जब आप लोग पकड़ोगे तब मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। ये वाली लाइन पढ़ो, टोटल न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी 9 times द न्यू कैरिंग कॉस्ट।
तो न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हमको मालूम चल चुका है, टोटल न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट ये है, टोटल 18,000 डिवाइड बाय 200 इंटू 1510, ये आया 135,900। तो दिस इज 9 टाइम्स ऑफ टोटल कैरिंग कॉस्ट। जो 1,35,900 आया है, ये क्या है? न्यू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, TOC। क्या क्या? तो दिस इज 9 टाइम्स ऑफ टोटल कैरिंग कॉस्ट। मतलब क्या करोगे इसमें? डिवाइड बाय 9 कर दो, आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा 15,100। ये टोटल कैरिंग कॉस्ट है। अब इसमें आप C निकाल लोगे। C कैसे करोगे? ये इक्वल टू ऐसा है ना, C निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 200 डिवाइड हो जाएगा। यही सब तो एक्सपेरिमेंट आपको करना आना चाहिए, तब पूरा हो जाएगा। इंटू 2/200 किए, ये आया 151 विच इज 20% ऑफ द न्यू परचेज प्राइस। ये C कितना है? ये कितने परसेंट के बराबर है? डिवाइड कर दो 20% के बराबर से, आपका नया परचेज प्राइस 755 सब आ गया। अच्छे से प्रेजेंटेशन वर्किंग नोट में दिखाना है। ये तो मैंने आप लोग को समझाने के लिए, एक सेकंड बस, ये मैं आप लोग को समझाने के लिए बताया। जो मिसिंग वाली है उसको पुट कर देंगे, एग्जाम में ऐसे नहीं करना। एक एक चीज आपको बताना है। ये 200 कैसे आया? लिखना है सेंटेंस की सिंस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट न्यू इन्वेंटरी पॉलिसी में 100 आपका एवरेज रहेगा, मतलब Q/2 इक्वल्स टू 100, तो Q हो गया 200 को लिख के बताना पड़ेगा। फिर आपको और क्या, फिर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 1,35,900 दिखाना पड़ेगा। फिर एक सेंटेंस लिखोगे कि इट इज अगेन गिवन इन द क्वेश्चन दैट दिस इज 9 टाइम्स ऑफ टोटल कैरिंग कॉस्ट, डिवाइड बाय 9 कर 15,100 आया। फिर ये फॉर्मूला डालना, 151 निकालना, फिर बोलना कि तो 20% के बराबर है तो 755 और फिर जाके ये टेबल लास्ट में बनाना है। पहले कैलकुलेशंस दिखाना है कि ये 200, ये 151 और ये 755 कैसे आया। पहले वर्किंग नोट दिखाओ, कैलकुलेशन वो मेन पार्ट में दिखाओ, तब ये फिर टेबल बनाओ। चलो ये जो ओल्ड पॉलिसी वाला था, ये न्यू पॉलिसी के साथ ये ओल्ड है, तो सर 755 वाली वैल्यू हमने निकाली वो है, हमने निकाली है, और जो 151 थी वो थी वो भी हमने निकाली है। भी निकाली है। हाँ। दी थी सर। दिया क्या है देखो, मैं आप बता दूं वापस से हमको। हाँ, सिर्फ इतना दिया हुआ है, देख लो सामने। न्यू पॉलिसी के नाम पे हमको सिर्फ इतना पता है। हाँ, ये 151 वाली ये दिया हुआ है ऑर्डरिंग कॉस्ट नया वाला है। अब नया वाला न्यू वाला परचेज प्राइस नहीं पता, यहाँ पे प्राइस लिखा जाता है ना, 750 वो ओल्ड प्राइस है, नया प्राइस हमको नहीं पता, ठीक है। और नई वाली क्वांटिटी भी हमको नहीं पता। क्वांटिटी जो 600 थी EOQ मंगा रहे थे 600, अभी न्यू में आप कितना क्वांटिटी मंगाओगे वो भी आपको नहीं पता है। ये अपॉन Q होता है, ये वाला Q नहीं पता, और यहाँ पे भी तो Q पुट किया जाता है, Q/2 है। तो अगर ये दोनों सेम यहाँ पे आएगा, जो Q यहाँ पे आएगा। और C कितना कैरिंग कॉस्ट कितना परसेंट बोला था? अच्छा ऐसे सोचो, ओल्ड में कैरिंग कॉस्ट कितना था पहले? पहले कितना परसेंट था? 20%। और अभी कितना परसेंट है? तो सेम लिख दूं क्या? 150 था, 150 लिख दूं? 20% किसका निकालते हो हमेशा? परचेज प्राइस का। तो यहाँ तो परचेज प्राइस पता था 750, तो उसका 20% आप निकाल पाए। पर यहाँ पे आपको परचेज प्राइस नहीं पता है तो उसका 20% भी नहीं पता है, और क्वांटिटी भी नहीं पता है। तो ठीक है ना, आपको एवरेज स्टॉक पता है। सबसे पहले हमने कहाँ पढ़ा हमारा यहाँ बोला है न्यू पॉलिसी प्रपोजेस, न्यू पॉलिसी को लागू करेंगे। न्यू पॉलिसी में वो अपना एवरेज स्टॉक 100 यूनिट से, एवरेज स्टॉक 100 यूनिट से रहेगा। एवरेज स्टॉक यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहा है बताओ? पूरे जो फॉर्मूले से ना, A into प्राइस A upon Q into C, यहाँ पे आपको एवरेज स्टॉक कहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूले में? सोचो। नंबर ऑफ ऑर्डर आता है, तो A upon Q वगैरह से क्या था? नंबर ऑफ ऑर्डर आता है, कितने ऑर्डर आप प्रकार के साथ में। एवरेज स्टॉक कैसे आता है? Q/2। अभी हमने डिस्कस किया था कि अपॉन फॉर्मूले में ही क्यों है? एवरेज चाहिए होता है, तो आपको दिया हुआ तो 600 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे क्या? वो तो पहले का है, तुमको मालूम है। आपको इसका चाहिए ना, यहाँ पे क्या आएगा? आपको वो चाहिए है ना,
600 डिवाइड बाय 2 तो पुराना है, इसको भूल जाओ। इनको नया निकालना है। न्यू पॉलिसी के अंदर एवरेज स्टॉक को सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज स्टॉक मतलब Q/2। एवरेज स्टॉक कैसे आता है? Q/2 करने से दिस इज एवरेज स्टॉक, दिस इज फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्टॉक। और जितनी दिया हुआ है आपको 100 यूनिट्स, Q कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 2। सर कोई एवरेज हमको तो इसका दिया हुआ है इनको क्यों नहीं करना है? स्टॉक आपको एवरेज स्टॉक, वो स्टॉक Q। तो आप सोचो ना, Q/2 इक्वल्स टू 100। तो Q की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे? डिवाइड बाय 2 है ना, डिवाइड बाय 2 कर दो, 200 है। जो आपको न्यू इन्वेंटरी का आपको पता चल गया, न्यू पॉलिसी में Q 200 है। तो बताओ मैं कहाँ कहाँ पे 200 लिखूँ, बताओ। सर एक तो 200 डिवाइडेड बाय 2 ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे 1800 डिवाइडेड बाय 2 200, ठीक है। हाँ, बस बस नहीं। बस। अब अभी भी दो चीज मिसिंग है। Q मेरे को मिल गया, Q यहाँ पे डाला था, यहाँ पे वो मैंने डाल दिया। अभी भी दो चीज मिसिंग है, प्राइस। तो जैसे ही प्राइस आएगा आपका ये भी आ जाएगा। कैरिंग कॉस्ट कितना है, कितना परसेंट है? एक कॉस्ट हमारा ओल्ड 20% था और यहाँ न्यू में कितना है? न्यू में 20 है। 20% किसका? 150 नहीं, 300 बुक में नहीं, नॉर्मली अपन 30% किसका निकालते हैं? जो हमारा 750 पर 750 ना, परचेज प्राइस। हाँ, उसी का यहाँ पे प्राइस क्या है? आप ओल्ड में मत जाओ, ओल्ड में जाएगा इसलिए कंफ्यूज हो गए। हाँ। ओल्ड को देखो ही मत अभी। आपको ये कैरिंग कॉस्ट निकालना है, कितना परसेंट? 20%। किसका? परचेज प्राइस का। ऐसा बोलो, तो हमको तो परचेज प्राइस भी नहीं पता, बस वो निकालना बाकी है। अच्छा, लास्ट की लाइन पढ़ो। अभी हम पास गए, हम और कुछ नहीं निकालो। थर्ड वाले परचेज प्राइस इंक्रीज होगा तो वो तो हमको नहीं पता ना, कितना इंक्रीज हो, कितना होगा हमको नहीं मालूम, अभी नहीं निकाल सकते। ये सब टोटल ये पूरा क्वेश्चन क्या मतलब होगा इसका? मतलब जो न्यू ऑर्डर कॉस्ट है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हुई है न्यू कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? न्यू ऑर्डर कॉस्ट आप सामने ले लो, लिखिएगा न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है। हाँ, तो पूरा सॉल्व करेंगे, सिर्फ 1510 नहीं, पूरा सॉल्व करके लाओगे ना, वो उसका फॉर्मूला ही वही है। 18,000 डिवाइड बाय 200 इनटू 1510 आया। न्यू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई है, जो क्या अब पढ़ो। फिर आप ये बताओ न्यू कैरिंग कॉस्ट कितना होगा टोटल? 20% इसके मतलब 9 टाइम्स हाँ, 20 20 तो भूल जाओ, अभी 20 बिल्कुल नहीं आएगा, 9 डिवाइडेड बाय 9 बिल्कुल, क्योंकि ये 9 टाइम्स है ना। अब इंटू 9 नहीं कर दोगे, ऐसा नहीं बोले कि इसका 9 गुना वो कैरिंग कॉस्ट आएगा, यही 9 गुना है। आपको 1 गुना वाला निकालना है, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 9 टाइम्स ऑफ कैरिंग कॉस्ट। हिमांशु आगे करना है, सोना नहीं, डिवाइडेड बाय 9। ये हो गया ना। जस्ट अगला 2016, वो तो छोटा वाला है, 16 सब बनाना है ब्लैक से। क्या चीज? रीऑर्डरिंग। अबे हाँ, सी लिखा है, सब करना लाइन से, अभी कुछ नहीं छोड़ने का है। हाँ, तो कितना आया करण? 15,000 हाँ, तो वो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है कि टोटल कैरिंग कॉस्ट है? पर यूनिट पर एनम। देखो क्वेश्चन है, टोटल न्यू कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि टोटल न्यू कैरिंग कॉस्ट मतलब 15,100 पे यहाँ लिखूंगा। हाँ, मतलब हाँ, यहाँ पे सी आता है, क्यू, ये फॉर्मूला लिखा हो ना मैंने, क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू सी। तो क्यू हमने निकाला 200 डिवाइड बाई 2 इंटू सी हमको नहीं पता है, तो मल्टीप्लाई करके जो टोटल कैरिंग कॉस्ट आएगा वो पता है 15,100। तो अब बताओ सी कैसे, कितना आएगा, कैसे आएगा बताओ? सी अपन वो कर देंगे। सीधा फाइनल आंसर बताओ, ये मेरे को चाहिए। ये आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन।
नहीं करो कैलकुलेटर में 200 डिवाइडेड बाय 100 आ जाती है। नहीं, तो फिर यहाँ भी तो लेके जाओगे ना उसको, और उधर भी तो शिफ्ट करोगे। 151 151 हाँ 151 ये आपका कैरिंग कॉस्ट आ गया। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ गया, जो कि कितने परसेंट के बराबर है? ये कितने परसेंट के बराबर है? ये 1 के बराबर नहीं 20% के 100% कितना? राइट बताओ। 20% के बराबर है तो 100 कितना? उसका 20% ही निकाला, मतलब ये जो नंबर है 151 यही खुद 20% है। मतलब आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिसका अगर मैं 20% निकालूं तो 150 आना चाहिए। कैसे निकालोगे? तो लोग 100 है तो उसका एलबी ऑर्डर लेवल है वो बोलोगे तो दोनों में नहीं बोल। ये क्या है? ये हमारा में तो आया नहीं थे सॉरी प्राइस है तो यही आपको अच्छे से सॉल्व दिखा हुआ अच्छे से एक एक चीज़ कॉपी में, यही तो अब निकालना था सब चीज़। देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला है? 200 निकाला एवरेज स्टॉक की मदद से। फिर हमने वो 9 टाइम्स वाले सेंटेंस को यूज़ किया, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट से टोटल कैरिंग कॉस्ट निकाले तो आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ गया, जो कि 20% के बराबर है परचेज प्राइस का। तो हमने ये निकाला। जो चीज़ें हाईलाइट किया हूँ उसको आपको फेयर में दिखाना है कैलकुलेशन, मतलब टेबल से हट के अलग से। टेबल में तो दिखाओगे और अलग से भी दिखाना है वर्किंग नोट जैसे एक एक चीज़ आई कहाँ से। ये वाला भी तो टास्क देखते हैं तो लोग खाना खाएंगे। हाँ टोटल 3 का बनेगा, एक यूट्यूब का बनेगा, एक 4500 का और एक 6000 आईओपी 2 बनेगा। एक आईओपी 4500 रहेगा, एक आईओपी 6000 रहेगा। एक टाइम में कंप्यूटर सेफ्टी स्क्वाड उसको लॉजिक से बताता हूँ कि ये फॉर्मूला से भी यहाँ पे भी जाना पड़ेगा। हम क्या सीखे फॉर्मूला ये वाला करने का दोनों ही नहीं किया हुआ, मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ है, मैक्सिमम लीड टाइम नहीं दिया, खाली लीड टाइम बस बोल के छोड़ देगा, मैक्सिमम मिनिमम है कौन सा लीड टाइम नहीं पता, और साथ में सेफ्टी स्टॉक भी दिया है। तो क्या आपको वही फॉर्मूला लगाना होता है लीड टाइम कंजम्पशन का सेफ्टी स्टॉक,
तो जैसे देखो आपका कंजम्पशन कितना है आपका साल भर का 2600 है साल भर का। और एक बात देखो लीड टाइम आपको कैसे दिया हुआ है, वीक्स में दिया हुआ है, तो आपको भी वीक्स के हिसाब से निकालना पड़ेगा। मतलब डिवाइड किससे करोगे 52 से। और जितना लीड टाइम है देखो थिएटर लेवल का मतलब क्या होता है, तब मंगाना है भाई, जब आपके पास 3 हफ्ते का स्टॉक पड़ा रहेगा तब मंगाना है। देखो 3 हफ्ते का ही हो क्योंकि वो लीड है उतना ऑर्डर आने में समय लगता है, तो 3 महीने का स्टॉक आपके पास पड़ा होना चाहिए तभी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। तब तक 3 हफ्ते में आएगा, 3 हफ्ते में उसी को यूज करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, 3 हफ्ते का ही कंजम्पशन निकालना है। दैट इज कॉल्ड लीड टाइम कंजम्पशन, एलटीसी। लीड टाइम कंजम्पशन मतलब जितना लीड टाइम है उसी का कंजम्पशन निकालना। तो 2600 जो है वो पूरे साल का डिवाइड 52 into 3 किए कितना आया 150 आया प्लस 150 वो भी आपको रखने सेफ्टी स्टॉक अपने पास, क्योंकि जैसे 3 हफ्ता खत्म होगा तो आपका 150 यूनिट से वो खत्म हो जाएगा तो जीरो बचेगा, पर नहीं सेफ्टी स्टॉक भी बचना चाहिए 100, इसलिए जब 250 बच जाएगा तभी हम ऑर्डर करेंगे। फार्मूला वही है एलटीसी प्लस लीड टाइम कंजम्पशन, लीड टाइम कंजम्पशन वही है प्लस सेफ्टी स्टॉक। कब लगाएंगे फार्मूला, मैक्सिमम नहीं दिया सेफ्टी स्टॉक दिया होगा तब लगाएंगे।
चलो 7 क्वेश्चन हो गए, फिर स्कैनर खत्म, तो आज ही खत्म करो। 7 क्वेश्चन है, मैं तो कहूँगा अभी यहीं बैठ के करो, 1 घंटे में हो जाएगा मैक्स, 7 ही तो है। मेरा बुलावा है नीचे तो मुझे जाना पड़ेगा, आप लोग का बैठा है यहीं पे करो।